Very good morning to all of you. Good morning, Good sir. morning, sir. Am I clearly audible to all of you? Yes, sir. Yes, sir. So let's start a class. What were discussed in the last class, please? Anyone? क्या डिस्कस कर रहे थे हम लोग? हाँ जी बताइए. So witnesses and their reliability, like eyewitness plus witness. ओके. शायद इंटरप्रिटेशन क्लॉज में कुछ चीज़ें हम लोग डिस्कस कर रहे थे और एक वर्ड उठाया था हम लोगों ने जो कि था एविडेंस. सेक्शन 3 में आपने देखा कि कुछ इंटरप्रिटेशन है जहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए थे. तो एविडेंस का मतलब हमने डिस्कस किया था और आपने देखा वहाँ पर कि ओरल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और जो कि ओरल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ साथ ही जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हैं और सिर्फ ओरल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस ही नहीं, इसके साथ ही हमने देखा कि ऑल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग द विटनेसेस विच इज़ रिक्वायर्ड और परमिटेड बाई कोर्ट बिफोर द कोर्ट, कि किसी भी व्यक्ति को अलाउ करना वो स्टेटमेंट देने के लिए कोर्ट के सामने, या फिर किसी विटनेस को अलाउ करना जो कि ओरल एविडेंस में, और किसी भी डॉक्यूमेंट को परमिट करना कि इसे प्रेजेंट किया जा सकता है कोर्ट के सामने. क्या रिलायबिलिटी और एडमिसिबिलिटी रहेगी, क्या ट्रस्टवर्दीनेस रहेगा, क्रेडिबिलिटी क्या रहेगी उसकी. तो आपने देखा कि सारी चीज़ें एविडेंस में आपने देखी थी. तो बात आती है कि फैक्ट और एविडेंस के बारे में मैंने आपको बताया था कि एनीथिंग में बी फैक्ट. वो फिजिकल फैक्ट्स हो सकते हैं और साइकोलॉजिकल फैक्ट्स हो सकते हैं. एनीथिंग, वो कुछ भी होगा जो फिजिकल या साइकोलॉजिकल है उसे हम फैक्ट मान सकते हैं, और एविडेंस में क्या कह सकते हैं कि दिस इज़ अ फैक्ट. एंड एविडेंस में भी गिवन ऑफ फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट. किस चीज़ का एविडेंस दिया जा सकता है सुरभि? एविडेंस The में भी fact and issue and relevant fact. फैक्ट इन इशू एंड रिलेवेंट फैक्ट. तो बात आती है कि एविडेंस अगर दिया जा सकता है, अ फैक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम द एविडेंस. एविडेंस इज इक्विवेलेंट. सुरभि, एविडेंस क्या है? इट इज इक्विवेलेंट टू प्रूफ. So it is a means to prove. ओके विनीत, प्लीज स्विच ऑफ योर कैमरा. ओके ओके करेक्ट. तो इट इज द इक्विवेलेंट टू प्रूफ. अगर एविडेंस आप दे रहे हैं तो क्या है? इफेक्ट ऑफ प्रूफ है एविडेंस. किसका प्रूफ है ये? कि आपका एविडेंस अगर आपका गया है और अगर वैलिड है, उससे अगर कोई एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस अगर प्रूफ हो रहा है तो ये माना जाएगा कि ये प्रूफ है और माना जाएगा कि ये प्रूव्ड समझा जाएगा. तो बात आती है कि एक नया वर्ड है जो कि आपको डेफिनेशन क्लॉज में दिखेगा, दैट इज अ प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड और नॉट प्रूव्ड. द क्वेश्चन इज व्हेन अ फैक्ट इज said to be proved, when a fact is said to be disproved, and third is when a fact is said to be not proved. तो किसी केस में किसी केस का मतलब यहाँ पर मेरा क्या है सेंस? सिविल और सिविल और Criminal. Criminal. क्रिमिनल केस वेयर एविडेंस एक्ट इज एप्लीकेबल. इसका मतलब ये नहीं है कि ओपनली कि कुछ भी किसी केस में, ऐसा नहीं है. मीन्स वेयर एविडेंस कैन बी टेकन एंड एविडेंस एक्ट इज एप्लीकेबल व्हेन अ फैक्ट इज सेड टू बी प्रूव. आप फैक्ट तो दे सकते हैं, कोई भी फैक्ट दे दीजिए. वो एक
सीधा साधा फैक्ट होगा जो कि फैक्ट इन इशू, और उसी का कनेक्टेड फैक्ट होगा दैट इज रिलेवेंट फैक्ट। बट टू व्हाट एक्सटेंट यू कैन गिव अ फैक्ट? क्या फैक्ट देते ही रहेंगे पूरा महीना, 2 महीना, 10 महीना, 4 महीना? इट शुड बी, देयर शुड बी एंड ऑफ द रिसीविंग ऑफ फैक्ट और फैक्ट रिलेवेंट फैक्ट। क्या होना चाहिए? उन फैक्ट और रिलेवेंट फैक्ट का एक टाइम पीरियड होना चाहिए ना, कि कब तक। और इफ यू हैव गिवन फैक्ट इन इशू and in a favor of that fact in issue you have given a relevant fact, then to what extent it will be considered it is approved? कब माना जाएगा कि किसी फैक्ट इन इशू के लिए आपने रिलेवेंट फैक्ट दिए, और जो रिलेवेंट फैक्ट आपने दिए हैं एज अ एविडेंस उनको माना जाए, और उसके बाद ये भी माना जाए कि दिस फैक्ट इज सेड टू बी प्रूव्ड? क्यों अंकित? ऐसा तो नहीं ना किसी फैक्ट इन इशू के लिए आप लगातार 5-7 साल देते रहिए कोई ना कोई फैक्ट ला के, नया नया फैक्ट। अंकित, तो एविडेंस का कुछ मैंने आपको रूल बताया था, शायद 3 मैंने रूल बताए थे एविडेंस के, जिनसे अप्रिशिएट किया जाएगा एविडेंस। तो कौन कौन से ऐसे रूल थे वो बता सकता है कोई मुझे? व्हाट इज द जनरल प्रिंसिपल ऑफ एविडेंस लॉ जो कि अप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस में काम आते हैं जज के लिए? फैक्ट एविडेंस मस्ट बी कन्फाइंड, ये आपको बताया था मैंने, 3 प्रिंसिपल बताए थे। कोई बता सकता है अभी पीछे क्लास में? Yes, sir. Evidence must be confined to be matter and issue. हाँ जी, Hears not be admitted. हाँ जी, Best evidence must be given in all cases. ओके। तो ये क्या है, एक जनरल प्रिंसिपल बनाए गए और इनको कहा गया कि एवरी कोर्ट शुड फॉलो दिस। मैटर ऑफ फैक्ट, जो भी आप एविडेंस देंगे उस मैटर ऑफ फैक्ट से कन्फाइंड होने चाहिए। दूसरा, हियर से एविडेंसेस क्या है, नहीं एप्लीकेबल है, एंड बेस्ट एविडेंसेस दिए जाने चाहिए। पूरी कोशिश होनी चाहिए कि बेस्ट एविडेंसेस हो वो दिए जाए, ये नहीं कि कुछ भी समझ में आ रहा है तो दे दिया जाए, ऐसा नहीं है। तो बात आती है कि ये जो फैक्ट है, व्हेन फैक्ट इज सेड टू बी प्रूव, तो कब माना जाएगा कि फैक्ट प्रूव हो गया? हाँ जी, कब माना जाएगा? जैसे एक मैं अगर बात करूं कि दिस इज अ पेन, और इसके ऊपर किसी का नाम नहीं लिखा हुआ है, दिस इज अ फैक्ट। इट मे बी अ फैक्ट और नॉट, सनी? इट मे बी अ फैक्ट? Yes, sir. It may be. It may be a fact. And when it may be a fact in issue, when another person denied, मैं कह रहा हूं कि दिस इज माइन एंड अनदर सेज दैट यस मेरा है सर, ये अगर आप कहते हैं कि मेरा है, तो दिस बिकेम अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, दिस इज अ फैक्ट इन इशू। क्यों? टाइटल इज asserted by me and denied by another person. The question is how it shall be proved. It is a fact that this is a pen and who is the owner of this pen. This is a fact. How this fact shall be proved. कैसे प्रूव किया जाएगा ये फैक्ट, और कब माना जाएगा कि दिस इज अप्रूव्ड? बताइए, ये पेन किसका है, इसका टाइटल क्या है, ये कब माना जाएगा कि व्हेन इट इज सेड टू बी प्रूव्ड? इसके लिए क्या किया जाना चाहिए सर्वे? Evidence is to be given. एविडेंसेस शुड बी गिवन, लेकिन एविडेंसेस तो ठीक है, इसके लिए रिलेवेंट फैक्ट दिए जा सकते हैं दोनों पार्टीज की तरफ से। Yes, sir. तो रिलेवेंट फैक्ट दिए जाएंगे तो उसमें से एविडेंस निकालना पड़ेगा, क्योंकि ऑल फैक्ट्स आर नॉट एविडेंस, ऑल फैक्ट्स आर नॉट एविडेंस। Evidence. So evidence are some fact which are admissible. क्यों? Yes, sir. All facts are not evidence, but all evidences are admissible. क्या है? All facts are, जो भी relevant हैं, those are only admissible. कोर्ट उनको अलाउ करेगी, all facts नहीं, relevant facts are admissible. Okay? तो बात आती है कि किस स्टेज पर यह माना जाए
कि दिस इज प्रूव्ड। कब माना जाए कि ये पेन एक पर्टिकुलर आदमी का है? तो प्लीज जस्ट सी द डिफिनीशन। फैक्ट, सॉरी, प्रूव्ड। कब माना जाए कि ये प्रूव्ड है? पूरे एविडेंस में किसी भी फैक्ट को प्रूव्ड कब माना जाएगा? जस्ट रीड द करिश्मा, स्विच ऑफ योर माइक। करिश्मा, स्विच ऑफ योर माइक। Okay, sir. हाँ जी, हाँ जी, रीड करिए एक बार जस्ट। Oh my God. ये कहाँ करिश्मा, प्लीज स्विच ऑफ योर माइक। Okay, sir. सर एक्चुअली ना फोन टच पता नहीं क्या हो रहा है। अगेन ज्वाइन कर लीजिए दोबारा से। हाँ जी, एनीवन प्लीज। Proved. A fact is said to be proved when, after considering the matters before it, the court either believes it to exist or considers its existence so probable that a prudent man ought, under the circumstances of the particular case, to act upon the suppositions that it exists. Okay. So after reading this word proved, ये जो फैक्ट है, दिस फैक्ट इज सेड टू बी प्रूव्ड व्हेन द एग्जिस्टेंस ऑफ दैट फैक्ट इज इंश्योर्ड बाय द एविडेंसेस और evidences directly, or by the circumstances it can be inferred that it's so probable that reasonable man will say yes, ये इन्हीं का है। तो एक कहानी सुनाता हूं तुम्हें। दो बहन थी, ए और बी। आप लोगों ने सुनी होगी कहानी। तो एक बहन का एक छोटा बच्चा था और दूसरी बहन के कोई बच्चे नहीं थे। तो बी, जिसका बच्चा नहीं था, उसने ए के बच्चे को चोरी कर लिया और बोली कि ये मेरा है, और एक कोर्ट में केस पहुंच गया कि ये बच्चा किसका है, क्योंकि बच्चे के ऊपर कोई नाम तो लिखा नहीं था और डिस्प्यूट क्रिएट हो गया, ये किसका है। तो अब ओ ए का है या बी का है, ये क्वेश्चन बन गया और वहाँ पर राजा को डिसाइड करना था कि बच्चा किसका है। तो बहुत सारे एविडेंसेस आए, बहुत सारी बातें आई। सब कुछ देखने के बाद राजा को लगा कि न्याय नहीं हो पा रहा है, ये डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि बच्चा किसका है, क्योंकि बच्चा बता नहीं सकता और कोई एविडेंस सर्कमस्टेंशियल नहीं था। तो राजा ने क्या किया, उसने कहा कि एक काम करते हैं, ओके, आप दोनों लोग लड़ रहे हैं, बच्चा किसका है, ये बच्चा आधा आधा दोनों लोगों को बांट देते हैं। क्या करते हैं नेहा, इस बच्चे को क्या करते हैं, अपने का ऑर्डर देते आधा आधा इसको बांट देते हैं। और राजा ने कहा कि एक काम करो, तलवार मंगाओ और बीच से आधा आधा काट दो और इसको आधा दे दीजिए, इनको ए को और आधा बी को दे दीजिए। जब नहीं पता चल पा रहा है, आप लोग नहीं बता रहे हैं किसका है, तो सच में आप लोग नहीं वो कर रहे हैं। तो अब बात आती है कि जब काटने की बात आई तो सर्कमस्टेंसेस, जब ये पता चला कि बच्चे को काट कर दिया जाएगा, तो ओरिजिनल जो माँ थी उसने कहा नहीं नहीं, रहने दीजिए, काटिए मत, इन्हीं को दे दीजिए। तो आफ्टर सर्कमस्टेंसेस
ये जो सर्कमस्टेंस है ये शो करती है कि ये बच्चा किसका है, किसका है, ओरिजिनल मदर का। जिसने इसे मारने से मना किया है, ये बच्चा सिर्फ उसी का है। अदरवाइज ये बच्चा अगर जिसका नहीं है ना, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ये आधा आधा मिल जाए या पूरा मिल जाए। तो यहाँ पर बात आती है कि व्हेन अ फैक्ट इज टू बी प्रूव, सेड टू बी प्रूव, जब ये प्रूफ हो जाए उसका एग्जिस्टेंस डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, सर्कमस्टेंसेस इतनी प्रोबेबल हो कि उसे सिर्फ यही लगता है कि यस दिस इज प्रूफ, so prudent man says that yes it is a established proof, it is a established fact। आप जो कह रहे हैं एकदम सही कह रहे हैं, ये यही होगा आंसर इसका। नाउ दिस विल बी कंसीडर्ड एज अ प्रूफ। तो बात आती है कि प्रूफ क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रूफ। प्रूफ करने के लिए सुरभि क्या करना पड़ता है आदमी को, किसी भी चीज को अगर So प्रूफ we have करना, to give evidence. एविडेंस देने पड़ेंगे। तो एविडेंस कैसे दिए जाएंगे, बाय द प्रूफ। क्यों, तो आप कहते हैं ना फुल प्रूफ एविडेंस होना चाहिए। अंकित क्या होना चाहिए, किसी चीज को प्रूफ करने के लिए फुल प्रूफ एविडेंस होना चाहिए। तो दिस इज अ फुल प्रूफ। तो ये फुल प्रूफ एविडेंस का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रूफ सुरभि। अगर आप लोगों ने नोट नहीं किया है जो भी मैंने अभी तक बोला है तो आप लोग नोट कर सकते हैं। वी आर डिस्कसिंग हियर द वर्ड प्रूफ, डिसप्रूव, नॉट प्रूफ। नीचे लिख सकते हैं आप। व्हेन अ फैक्ट इज सेड टू बी प्रूव, 3 क्वेश्चन है। व्हेन अ फैक्ट इज सेड टू बी प्रूव, सेकंड when a fact said to be not proved, said to disprove, and third is when a fact is said to be not proved. Now proved means a fact is said to be proved, एक लाइन खींच करके, when after considering the matters before it, after considering the matters before it, the court either believes it to exist or considers its existence so probable that prudent man ought the circumstances of particular case so exist। और इसके साथ ही यहाँ पर 2 चीज़ों को आपको डिस्कस करना है, जो क्या है कि बियॉन्ड reasonable doubt, that is a suspicion, and second matter before it, any matter before it, after considering the matters before it। ये 2 वर्ड यहाँ पर डिस्कस करने हैं। सो आपको एक चीज देखनी है कि व्हाट इज अ प्रूफ, प्रूफ क्या है। नोट डाउन, प्रूफ मीन्स anything, proof means anything which serves either immediately or mediately, either immediately or mediately, to convince the mind of the truth, to convince the mind of truth, mind of the truth, or falsehood of fact or propositions। There should be proof of matter of fact, there should be proof of matter of fact by our senses, testimony of witness, और by the documents। तो कैसे प्रूफ किया जा सकता है किसी फैक्ट को,
हाँ जी, Sir, by our senses, हम्म, so by the documents, बाय द टेस्टिमनी ऑफ विटनेस। तो yes, sir. ये तो वही चीज हो गई ना कि एविडेंस दे करके, प्रूफ इज इक्विवेलेंट टू एविडेंस। प्रूफ कैसे किया जाएगा? आपने देखा था एविडेंस की डेफिनेशन में क्या था? ऑल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग द विटनेसेस प्रोड्यूस और परमिटेड बिफोर द कोर्ट, यही तो था ना। श्योर भाई, ओरल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस उसको इंक्लूड कर सकते थे। तो आपको ही पता चला कि प्रूफ ऑफ मैटर ऑफ फैक्ट में बी बाय द सेंसेस, टेस्टिमनी ऑफ विटनेस और डॉक्यूमेंट्स। अब बात आती है कि आपको याद है हमने एक चीज आपको बताई थी, स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ, याद है? कल हमने बात की थी, किस चीज की बात की थी कल? स्टैंडर्ड ऑफ, Yes, sir. What will be the standard of proof? व्हाट विल बी द स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ? क्योंकि हर एक फैक्ट का स्टैंडर्ड होता है। तो वो फैक्ट या केस कैसा हो सकता है? सिविल और क्रिमिनल हो सकता है, नहीं हो सकता है? Yes, sir. So there is a different standard of proof in a different case. एविडेंस तो सभी में दिया जा सकता है, दैट में बी गिवन इन एनी केस, वो सिविल हो या क्रिमिनल हो, बट स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ इज डिफरेंट। एंड जो आपने कही ना, व्हेन अ फैक्ट इज सेड टू बी प्रूव, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रूफ। अगर सिविल केस में प्रूफ करना है तो कोई अलग स्टैंडर्ड है, और अगर क्रिमिनल केस में प्रूफ करना है तो एक अलग स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ। तो व्हाट इज द स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ इन अ सिविल केस? What is the standard? Preponderance of probability. It should be proved by preponderance of probability. And in a criminal case, So beyond reasonable doubt. it should be beyond reasonable doubt. तो ये तो हमने कल डिस्कस किया था कि प्रिपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी या बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, तो इन दोनों चीज़ों का जो मतलब है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, तो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट अगर प्रूव नहीं होता है तो कन्विक्शन नहीं दिया जाएगा ना। बेनिफिट ऑफ डाउट शुड बी गिवन टू द Accused person. accused person. So what is a reasonable doubt? Note down. What is a reasonable doubt? A reasonable doubt is that quality or kind of doubt. A reasonable doubt is that quality or kind of doubt which, when you are dealing with matters of importance, when you are dealing with matters of importance in your own affairs, allow to influence you one way or another way. हाँ जी, देखिए रीजनेबल डाउट क्या होता है, चलिए एक एग्जांपल देते हैं। जब आप चौराहे पर होते हैं और बिना मैप के होते हैं, आपको समझ नहीं आता किधर जाऊं, रास्ते दोनों एक जैसे लग रहे हैं। बहुत एकदम सिंपल सा है कि यहाँ पर से ये स्लाइट लेफ्ट लेना है, स्लाइट राइट लेना है। क्या लेना है? नो राइट और लेफ्ट, स्लाइट राइट और स्लाइट लेफ्ट। क्यों सुरभि? रीजनेबल डाउट कब होता है? जब आप किसी अनजान रास्ते पर होते हैं और आप मैप भी आपके पास है, इवन हैविंग मैप, आपको क्या डाउट है कि ये जो स्लाइट राइट है या स्लाइट लेफ्ट है, इन दोनों में से आपको कौन सा रास्ता चूज करना है
दिस इज अ रीजनेबल डाउट। ऐसा नहीं कि आप राइट लेना है लेफ्ट लेना है, जब आपको एक रास्ता उसमें सिर्फ एक ही है लेफ्ट, तो आप एक ही लेफ्ट लेंगे ना, क्यों प्रियंका? Yes, sir. तब तो कभी डाउट नहीं होता ना, जब आपको रोड पर ये दिखता है कि एक लेफ्ट लेना है तो लेफ्ट ही है, तो कोई डाउट होता है क्या नेहा? कभी No, ऐसा, sir. कभी डाउट होता है क्या ऐसा कि आपको पता चले कि एक लेफ्ट लेना है यहाँ से, तो एक लेफ्ट लेना है तो दैट इज ओनली वन लेफ्ट और उसके अलावा कुछ है ही नहीं। और अगर गलती से स्लाइट लेफ्ट है और स्लाइट राइट है, तो आप गलती से स्लाइट राइट चले जाएंगे ना, यहाँ पर रीजनेबल डाउट हो सकता है नहीं हो सकता है? Yes, sir. तो इन ऐसे केसेस में प्रूव बियॉन्ड रीजनेबल डाउट इज द क्वालिटी और काइंड ऑफ डाउट which when you are dealing with matters of importance in your own affairs allow to influence you one way or another। आप अगर अपने लिए अगर इसको देखते ना, तो अगर आपको लगता है कि मैं इसमें से गलती कर देता, तो दिस इज अ रीजनेबल डाउट। Now, doubt is reasonable. Doubt are reasonable if they are free from just just or abstract speculation. When they are free from just or abstract speculation. Now the next paragraph, कि reasonable doubt is not an imaginary, reasonable doubt is not an imaginary, trivial or merely a possible doubt, but a fair doubt, based upon reason and common sense, हाँ जी। So please repeat. Reasonable doubt is not an imaginary doubt, a trivial or merely a possible doubt, reasonable doubt is not an imaginary, trivial or merely a possible doubt, but a fair doubt, based upon reason and common sense। हाँ जी, तो ये आपको पता चला कि स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ कैसा होना चाहिए क्रिमिनल में। हाँ जी नेहा, Yes, sir. क्या पता चला? So it should be beyond reasonable doubt, and doubt are reasonable if they are free from just or abstract speculation, and reasonable doubt is not an imaginary, trivial, or merely a possible doubt, but a fair doubt based upon reasonable and possible test. रीजन एंड कॉमन सेंस, बेस्ड ऑन रीजन एंड कॉमन सेंस। ठीक है, इसके साथ ही हम एक चीज़ और देख सकते हैं कि जो हमने स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ की बात की थी, वो प्रोबेबिलिटी जो आपने बात की ना, प्रिपेंड्रेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी इन केस ऑफ सिविल केसेस एंड बियॉन्ड रीजनेबल डाउट इन क्रिमिनल केसेस। प्रिपेंड्रेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, देयर इज नो particular burden on any particular party. It must be balanced. It must be balanced and based on both parties. But in criminal cases, prosecution, the burden of proof is always on the prosecution to prove the case beyond reasonable doubt. Okay? There is no shifting of burden in a criminal cases generally. In civil cases, it will shift on every type. अगर A प्रूफ कर देता है तो B को प्रूफ करना है, B कर देता है तो C को प्रूफ करना है। दिस इज अ प्रिपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। इज इट क्लियर?
Yes, sir. अब बात आती है कि आपने जो बात की थी प्रूव्ड की, एक बार डेफिनेशन रीड करिएगा फिर से कोई भी, जस्ट रीड द डेफिनेशन प्रूव्ड की। जस्ट रीड द डेफिनेशन। Proof. A fact is said to proved when, after considering the matters before it, the court either believes it to exist or considers its existence प्लस so प्लस probable. जस्ट जस्ट क्या कहा आपने कि कोर्ट बिलीव्स और इधर बिलीव्स और Consider its existence so probable. considers its existence so probable. So court believes its existence. अगर कोर्ट को बिलीव हो गया कि ये एग्जिस्टेंस में है तो वो फैक्ट क्या माना जाएगा कि प्रूफ मान लिया जाएगा। तो याद है आपको कि फैक्ट में बी एडमिटेड फैक्ट में बी एडमिटेड बाय पार्टीज, फैक्ट में बी एडमिटेड बाय कोर्ट्स। तो कुछ ऐसे फैक्ट होते हैं जो पार्टीज एडमिट करती है, क्यों? मेरी बात Yes. समझ रहे हैं? कुछ ऐसे फैक्ट होते हैं जिनको पार्टी एडमिट करती है। एक कहता है कि सर मैं 30 साल का हूँ और मेरा घर ये है और मैं यहाँ का रहने वाला हूँ और मेरा ज़िला ये है। तो दूसरी पार्टी लिखती है कि रिटर्न स्टेटमेंट में कि पॉइंट नंबर ए इज़ एडमिटेड, ये आदमी यहीं का है, यहीं का रहने वाला है और यहीं से है, और मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, ये है। तो अगली पार्टी अपने स्टेटमेंट में कहती है ठीक है फैक्ट एडमिटेड है ये। या फिर ये कहता है कि मैंने ये गाड़ी ली थी और मैंने ये गाड़ी किराए पर दी थी बी को। बी कहता है हाँ जी इन्होंने गाड़ी ली थी और मैंने इनकी गाड़ी किराए पर ली थी। सो दिस बोथ फैक्ट्स आर एडमिटेड फैक्ट। वर्णिका, इज देयर एनी क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, क्वेश्चन ऑफ इशू या इशू ऑफ फैक्ट? कोई इशू है क्या? नो सर। अभी तक तो कोई इशू नहीं है। नो सर। तो ये फैक्ट क्या है? इसका एग्जिस्टेंस प्रूफ हुआ ना, दोनों ने एडमिट कर लिया। किसी केस में अगर कहा जाए कि दिस वेदर दिस फैक्ट इज प्रूव, तो ये तो फैक्ट प्रूफ हो गया ना। आई नेक्स्ट पार्टी इज असर्टेड, ए ने असर्ट किया और बी ने क्या किया? नॉट डिनायल। तो ये क्या है? ये फैक्ट प्रूफ हो गया ना इसका एग्जिस्टेंस। ओके, तो बात आती है कि फैक्ट का एग्जिस्टेंस कोर्ट को लगे कि है या इतना प्रोबेबल हो कि वो पता चल जाए कि हाँ यही फैक्ट है, ये फैक्ट होता है और या है ये फैक्ट एग्जिस्ट करता है। तो बात आती है कि दैट शुड बी विदाउट अ सस्पिशन। कैसा होना चाहिए वो? विदाउट अ, अगर कोर्ट सस्पेक्ट करेगी तो फिर तो मंगा लेगी ना आपसे कि ये वाला प्रूफ करिए फैक्ट। आप देखते हैं ना एफिडेविट से कि एवरी फैक्ट शैल बी प्रूव बाय एफिडेविट। कैसे होगा? सारे फैक्ट क्या किए जाएंगे? एफिडेविट से प्रूफ किए जाएंगे। नेहा, Yes, sir. Yes, sir. सिविल केसेस में जब आप प्लेंट फाइल करते हैं तो आपने देखा है ना, लिखा हुआ है ना कि एनी फैक्ट मे बी प्रूव बाय एफिडेविट। आपको पहले नहीं देना है, लेकिन कोर्ट में टेक एनी फैक्ट ऑन एफिडेविट। आपको मैं बता चुका हूं पहले ये। आपने बताया कि सर इसकी वैल्यू इतनी है, तो कोर्ट ने कहा प्लीज गिव ऑन एफिडेविट, ताकि बाद में आप पलट ना पाए। तो जब बात आती है कि कोर्ट को सस्पिशन है ये फैक्ट नहीं हो सकता, और अगर कोर्ट को लगता है कि एग्जिस्ट कर रहा है ये फैक्ट और ये फैक्ट सो प्रोबेबल है कि एग्जिस्टेंस में है, तो इट इज अप्रूव्ड, इट इज अप्रूव्ड फैक्ट। तो बात आती है कि सस्पिशन, व्हाट इज अ सस्पिशन? द ग्रेव द ऑफेंस द स्ट्रिक्टर शुड बी द डिग्री ऑफ प्रूफ। जितना ज्यादा ग्रेव ऑफेंस है उतना ही स्ट्रिक्टर प्रूफ, डिग्री ऑफ प्रूफ होना चाहिए। क्या होना चाहिए?
दिस इज अ रूल ऑफ एविडेंस। हाँ जी सौरभ, क्या कहा मैंने कि किसी फैक्ट को अगर प्रूफ करना है तो अगर किसी फैक्ट को प्रूफ करना है तो प्रूफ कैसा होना चाहिए उसको प्रूफ करने के लिए? एविडेंस के जरिए। द ग्रेव द ऑफेंस द स्ट्रिक्टर शुड बी द डिग्री ऑफ प्रूफ, एंड विदाउट सस्पिशन होना चाहिए, क्योंकि एग्जिस्टेंस उसका कोर्ट को लगे है, और या कोर्ट कहे कि प्रोबेबल, प्रूडेंट मैन भी अगर कह सकता है कि हाँ हाँ ये फैक्ट तो है पक्का श्योर, तभी माना जाएगा कि इट इज अप्रूव्ड, अदरवाइज नॉट प्रूव्ड। तो प्लीज सस्पिशन कैनॉट गिव, द सस्पिशन कैनॉट गिव प्रोबेटिव फोर्स to testimony in itself is insufficient to establish or to justify an inference of particular fact। हाँ जी, सोनाली है क्लास में? Yes, sir. हाँ जी, क्या लिखा आपने? Suspicion cannot give probative force to testimony in itself is insufficient to establish or justify an inference of particular फैक्ट। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं कि द ग्रेवर द ऑफेंस द स्ट्रिक्टर शुड बी द डिग्री ऑफ प्रूफ, फुल स्टॉप। सस्पिशन कैनॉट गिव प्रोबेटिव फोर्स टू टेस्टिमनी विच in itself is insufficient to establish or justify an inference of particular fact। कि आपने जो कहा ना कि कोर्ट को लगे कि एग्जिस्टेंस है, या उसके एग्जिस्टेंस इतना प्रोबेबल होना चाहिए कि कोई प्रूडेंट मैन कहे कि हाँ ये फैक्ट एस्टेब्लिश कर रहा है, तो कहा कि ये जो सस्पिशन नहीं होना चाहिए, वो सस्पिशन इतना प्रोबेटिव फोर्स नहीं दे रहा हो कि जिससे ये पता चले कि इनसफिशियंट है एस्टेब्लिश करने में, जस्टिफाई करने में कि इन्फ्रेंस ऑफ पर्टिकुलर फैक्ट। दिस इज सेड इन द शरद विरदीचंद सारदा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। जो आपने ये स्टेटमेंट लिखा है, ये बोला गया कहां पर? शरद विरदीचंद सारदा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र AIR 1984 सुप्रीम कोर्ट। किस केस में ये कहा गया? शरद विरदीचंद शारदा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र AIR 1984 सुप्रीम कोर्ट। वैसे ये केस मैंने डिस्कस किया था आपको शायद कहीं पर। यस सर। पंचशील ऑफ एविडेंस, क्यों? सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का पंचशील बताया गया था इसमें, क्यों? याद आ रहा है आपको? हाँ जी, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के 5 लैंप बताए गए थे, 5 लैंप्स, जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को कैसे करना है रिकॉर्ड, कैसे अप्रिशिएट करना है, ये बताया गया है। याद आ रहा है आपको? नहीं आ रहा है प्लीज? यस सर। यस सर, कल के लेक्चर। हाँ जी, हाँ जी। So 5 golden rules. 5 गोल्डन रूल्स। तो ये बात भी उन्होंने कही कि जो सस्पिशन है ना, ये ऐसे नहीं कि कोई प्रोबेटिव फोर्स हो जाएगा। टेस्टिमनी अगर किसी की हुई है, जब तक ये इनसफिशिएंट टू एस्टैब्लिश और जस्टिफाई द इन्फ्रेंस ऑफ पर्टिकुलर फैक्ट। इज इट क्लियर? तो बात आती है, तो ये तो सस्पिशन की बात हो गई। अब इसके बाद बात आती है, फिर से और वैसे एक बार रेट करिएगा आपकी डेफिनेशन। हाँ जी, Proved. हाँ जी। A fact is said to be proved when, after considering the matters before it, the court either believes it to exist or consider its existence so probable that a prudent man ought, under the circumstances of a particular case, to act upon the supposition that it exists. इसमें यहाँ पर मैटर बिफोर इट दिया गया है ना कहीं पर एक वर्ड।
चलिए एक स्टेटमेंट नोट कर लीजिए पहले, इसी सस्पिशन के ऊपर ही। द सी ऑफ सस्पिशन हैज नो सोर। द सी ऑफ सस्पिशन हैज नो सोर। Sea of suspicion has no shore, SHORE, and the court that embarks upon, it is without rudder and compass. रडार है वैसे, without radar and compass. ये शरद विधिचंद सादा की लाइन है, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कोर्ट ने कहा कि देखिए ऐसा है कि आपने कहा ना, ये जो सस्पिशन है ना, ये समुद्र में जैसे लहरें चलती है ना वैसे चलता है। कैसे चलता है? समुद्र में लहरें जैसे लहरें चलती हैं ना वैसे चलता है ये, मतलब खत्म नहीं होता है, चलता रहता है लहरें। क्यों प्रियंका? Yes, sir. यानी कि द सी ऑफ सस्पिशन हैज नो शोर। जो ये सस्पिशन का समुंदर है ना, इसमें कोई लहर खत्म होने वाली नहीं है, चलने दो। एंड द कोर्ट इम्बार्क्स अपॉन, जो इसके ऊपर तैर रहा है या जो इसके ऊपर रूल कर रहा है, इट इज विदाउट रडार एंड कंपास। उसको ये भी नहीं पता है कि उत्तर है, दक्षिण है, कहाँ जाना है, कोई कंपास नहीं है। तो ये क्या है कि इट शुड बी वेरी कॉन्शियसली, इट शुड बी एक्सरसाइज, इसको देखना है। क्योंकि आपको पता है ना, समंदर में ये नहीं पता चल पाता है कि उत्तर किधर है दक्षिण किधर है जब आप बीच में होते हैं। क्यों ऐसा होता है ना कि बिना रडार और कंपास के आप नहीं चल सकते ना वहां, जी सर। नहीं चल सकते। तो ये सस्पिशन भी ऐसा ही है। और कोर्ट क्या है? कोर्ट, द कोर्ट एम्बार्क्स अपॉन, इट इज विदाउट रडार एंड कंपास। उसको ही नहीं पता चल पाता है फिर कि ये राइट जा रहे हैं लेफ्ट जा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट चीज है, सी ऑफ सस्पिशन, एंड इट हैज नो सोर। तो इसलिए उन्होंने ऊपर जो बताया ना कि ये सस्पिशन, हर बात पे सस्पिशन नहीं करना है कि वकील आया, हाँ साहब ये केस है, तो सर ये चरस पाया है इनके पास 5 ग्राम, 5 ग्राम चरस पाया है। तुम भी चरस पीते होगे ना, तभी तो तुमको ऐसे केसेस मिलते हैं। तो दिस इज नॉनसेंस क्वेश्चन। आपने कौन सा सस्पिशन दिखाया कि मतलब जो वकील चरस का केस लेकर के आया वो भी चरस पीता है, क्योंकि उसकी दोस्ती ऐसे लोगों से तभी है क्योंकि वो चरस पीता होगा, इसीलिए इसकी दोस्ती चरस वालों से और ये केस लेकर के आया हुआ है, और वो भी चरस पीता होगा। वेदर दिस फैक्ट इज एग्जिस्टेबल या है जस्टिफिएबल? नो नो सर। तो whether this suspicion is based on any sound principle? कोई साउंड प्रिंसिपल है इसके लिए कि वकील के लिए जज कह रहा है कि ये चर्सी है, देखने में लग रहा है तुम भी चर्सी लग रहे हो, तुम्हारा केस भी चर्सी वाला है, नहीं देता हूं तुमको बेल। क्यों? तो ये क्या है? ये गलत सस्पिशन है। अब ऐसे अगर सस्पिशन करोगे तो दिस इज सी ऑफ सस्पिशन हैज नो सो, एंड that embarks upon it is without radar and compass. कोर्ट का काम, कोर्ट that embarks upon without radar and compass. तो इसलिए केस की बात करिए, फैक्ट की बात करिए, और जो रिलेवेंट है उसकी बात करिए, और प्रूव्ड और डिसप्रूव्ड का खेल खेलिए वहां पर बैठ के कि फैक्ट प्रूफ हो रहा है या नहीं हो रहा है, और डिसप्रूव हो रहा है नहीं हो रहा है, नॉट प्रूव हो रहा है नहीं हो रहा है। इधर उधर की बात मत करिए, ठीक है? ये चीज आपको समझ में आई है नहीं है प्लीज? हाँ जी। तो बात आती है कि एक बार फिर से आप लोग एक बार डेफिनेशन रीड करेंगे और उसके बाद हम आगे बात करते हैं। Proved. A fact is said to be proved when, after considering the matters before it, मैटर्स court बिफोर either इट, believes- मैटर बिफोर, बट यहीं पर रुक जाइए अब आप, बाकी तो आप समझ गए। फिर द कोर्ट थिंक्स फिट द मैटर बिफोर इट, व्हाई नॉट एविडेंस बिफोर इट? नेहा,
किसी फैक्ट को प्रूव करने के व्हेन अ फैक्ट इज सेड टू बी प्रूव when a matter before a court is in existence or there is a so probable that its existence is proved. तो why there is a matter before it, not evidence? लिया तो एविडेंस जाता है। नेहा, किसी चीज को प्रूव करने के लिए, फैक्ट को प्रूव करने के लिए क्या चाहिए? एविडेंस चाहिए ना, Evidence. प्रूफ चाहिए। एविडेंस या प्रूफ, जो कि एविडेंस इक्विवेलेंट टू प्रूफ है, और प्रूफ मे बी इन द फैक्ट ऑफ सेंसस, own census or documentary, or it is a oral testimony, witnesses. क्यों? तो why not evidences, matter before it? मतलब कोर्ट के सामने matter before it का मतलब क्या है? इसका मतलब फैक्ट प्रूफ करने के लिए एविडेंस नहीं चाहिए। अगर एविडेंस के अलावा और भी कुछ अगर मिल रहा है तो उससे भी काम चल जाएगा क्या? वर्णिका, मैटर बिफोर इट का मतलब तो बहुत कुछ होता है ना फिर। मेरी बात नहीं समझ में रहे क्या आप लोग? जी सर, समझ आ रहा है। मैटर बिफोर इट इन सेक्शन 3 अगर हम बात करें तो इट हैज वेरी वाइड कनोटेशन। It includes the evidence, it includes the any other statement which is not evidence. Are you getting my point? आपको बताया था एविडेंस में क्या नहीं इंक्लूड करता है। FIR is not a substantive piece of evidence. Statement given to the police officer, accomplice statement, chance witness, there are lot of things which are not included. Affidavit, there are lot of things which are not included in the definition of evidence strictly, and this is not a evidence. This is not evidence. Even which is not evidence, that can also be relied upon by the court, and court may check the existence of any fact and decide that this fact is proved. क्या समझ में आया वैसे? Yes, anyone? एक फैक्ट को प्रूफ करने के लिए क्या चाहिए होगा सोनाली? What should be needed? कब कहा जाएगा कि कोर्ट मानेगी कि एग्जिस्टेंस इसका है, या इट्स अ प्रोबेबल कि हाँ ये हो सकता है, ये प्रूव हो गया? नेहा, am I audible, सोनाली? Yes, so when it is proved beyond reasonable doubt. When it is proved beyond reasonable doubt तो नहीं हम कहेंगे। अभी आपको मैंने क्या बताया है कि ये यार कब, समझ नहीं है। देखिए ऐसा है कि आप लोग अगर सो रहे हैं तो नहीं समझ आएगा। मेरा कहने का मतलब क्या है कि आपसे कहा गया कि ये फैक्ट प्रूव्ड कब होगा, व्हेन अ फैक्ट इज सेड टू बी प्रूव। तो देखा कि when matter before, after considering the matter before it, कोर्ट कंसीडर करती है मैटर बिफोर इट, तो यहां पर ये क्यों नहीं लिखा है कोर्ट कंसीडर द एविडेंसेस बिफोर इट? खाली एविडेंस से नहीं प्रूफ होगा। एनी मैटर बिफोर इट, इफ कोर्ट कंसीडर्स एनी मैटर बिफोर इट एंड एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट इज प्रूफ, कि उसका एग्जिस्टेंस पाया जाता है, या ये कैसा है, प्रोबेबल है कि हाँ ये फैक्ट हो सकता है, देन इट इज प्रूफ। तो बात मैंने ये कही कि सिर्फ एविडेंस नहीं, मैटर बिफोर इट का मतलब क्या है? इट इंक्लूड्स द एविडेंसेस एंड ऑल्सो इंक्लूड्स द सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस। मतलब इसका क्या है कि और भी चीजें उनको भी ले सकता है, जैसे 161 स्टेटमेंट, FIR, इसको भी तो कंसीडर करता है ना कोर्ट। दिस इज नॉट अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस, लेकिन फैक्ट को प्रूफ करने के लिए तो किया जा सकता है ना। अरे आप लोग इतना स्लो कैसे हो सकते हैं, मुझे नहीं समझ यस में सर, ये सब क्लियर है। आप लोग इतना नीरस कर देते हैं कभी कभार, ऐसा लगता है जैसे कि मतलब कुछ भी नहीं जानते कभी कभार। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग?
इतना सिंपल सी Yes, sir. चीज है, इतनी सिंपल सी चीज है। कोर्ट को एफआईआर दिखाते हैं, सर एफआईआर में ये बोला, कोर्ट कहती है सर ये सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है फाड़ के कोर्ट फेंक देगा। किसी फैक्ट को प्रूव करने के लिए तो है ना, ये कन्विक्शन के लिए नहीं है सफिशिएंट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट उर्वेश? Yes, sir. ये कन्विक्शन के लिए सफिशिएंट नहीं है, लेकिन ये फैक्ट प्रूफ करने के लिए तो है साहब। देयर आर लॉट ऑफ फैक्ट इन एनी केस, lot of facts, and these lot of fact, when they should be said that it is approved, when any matter before it, by that matter court considers that the existence of that fact is available, and in all probability these facts are available, this fact is proved. So any matters before it means, note down the word matters in section 3 of the word matters before it in section 3 of the word proved have a wide connotation, full stop. It not only includes evidence, it not only includes the evidence but also the surrounding circumstances which may be expressly excluded from the definition of evidence. In the case of Joy Kumar, JOYCOOMAR, Joy Kumar versus Bundhulal, BUNDHOOLALL, Bundhulal, 1882, Calcutta High Court. The court held the result of local investigation under the code of civil procedure, must be taken into consideration by the court, though not evidence within the definition given by the act, full stop. आपको याद है सीपीसी में आप लोगों को मैंने बताया था लोकल इन्वेस्टिगेशन, कोई सेक्शन बता सकता है मुझे? एनीवन? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। एक ऑर्डर था जिसमें कमीशन इशू होता है, अंडर विच सेक्शन? 26. ऑर्डर 26. नेहा रिवाइज नहीं करोगे तो कुछ नहीं बता पाओगे, कितना भी तुमने मुझसे पढ़ लिया हो। और ये टिप पर होना चाहिए, जैसे है टिप पे प्रियंका ने बताया। कमीशन कहाँ पर दिया गया है? अनिकेत रूल नहीं भी बता पाओ तो कोई बात नहीं है, इट्स ओके। लेकिन हाँ गुड, कोई बात नहीं है, थैंक यू। लेकिन कम से कम ऑर्डर आपको पता होना चाहिए और सेक्शन पता होना चाहिए, ठीक है? ज़्यादा की बात तो नहीं करता, लेकिन कम से कम इतना जानकारी होनी चाहिए। और रिवीजन बहुत ज़रूरी है नेहा, और ये सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग अगर नहीं कर रहे हैं तो बहुत गलत कर रहे हैं आप लोग। मतलब ये गला घोटना है अपना एक तरीके का, कि मतलब अगर आप कोई चीज़ पढ़ चुके हैं, रिवीजन नहीं एक बार भी करेंगे तो कैसे आपको रिटेन रह जाएगा, कैसे आपको समझ आएगा, हैं? बताइए। तो आपको पता चला कि जो लोकल इन्वेस्टिगेशन कमीशन करता है तो वो एज अ एविडेंस नहीं लिया जाता है, लेकिन दिस इज द सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस जो कि तैयार होके आता है एक तरीके का, और इसको भी कोर्ट मानती है कि इट्स अ मैटर, ये भी मैटर है, कोर्ट कंसीडर करती है इसको, बट इट इज नॉट एविडेंस। इससे फैक्ट प्रूफ हो सकता है, ये नहीं प्रूफ हो सकता है कि किसका है।
क्यों? ये पता हो सकता है कि ये जमीन 10 बाई 10 की है और इसके ऊपर ये बोई गई है फसल। नेहा, क्या प्रूफ हो सकता है? क्या प्रूफ हो सकता है लोकल इन्वेस्टिगेशन से, सिविल केस में, कि एक जमीन है, इसके ऊपर ये सरसों इस समय बोई गई है? लोकल इन्वेस्टिगेशन से ये पता लग सकता है। ये नहीं पता लग Yes, सकता, sir. ये नहीं पता लग सकता है कि ये किसकी है। क्या लोकल इन्वेस्टिगेशन से पता लग सकता है किसकी है? तो जज तो पैदल चला जाएगा, कहेगा देखो 30 साल लग जाते हैं, इससे अच्छा है एक दिन का टाइम निकालता हूँ, तुम्हारे गांव चलता हूँ, देख लेता हूँ, खेत चल के पूछ लेता हूँ 10-20 लोगों से, लोकल इन्वेस्टिगेशन करके डिसाइड कर देता हूँ। क्यों सुरभि? एक दिन में केस डिसाइड हो जाएगा। बताइए, खेत चला जाए और वहाँ खड़े होकर के 4 लोगों से पूछ ले भाई किसका खेत है, वो बता देंगे किसका है ये। और मुझे लगता है 30 साल की जरूरत ही नहीं, एक ही दिन में पता लग जाएगा किसका है ये। और जज वहीं जाकर के लिख दे कि ठीक है तुम्हारा है, लो। बताइए वर्णिका। Yes, sir. तो लोकल इन्वेस्टिगेशन से जाकर के वो तुरंत बता देगा कि किसका है, क्योंकि वहाँ जाएगा जैसे ही वहाँ 20 लोग आ जाएंगे घेर के, सर ये किसका है, पूछेगा ये किसका है, इनका है सर, ये इनका है, ठीक है चलो जाओ लो ये चलो। तो 30 साल लगाने की ज़रूरत क्या है? एविडेंस पे एविडेंस, चार्ज पे चार्ज, और उसके बाद वो केस मतलब डेट पे डेट देना, ये सब क्या ज़रूरत है? कम से कम कुछ नहीं है तो मुझे लगता है कि अगर कोई जज अगर चाहे अगर ऐसा डिसाइड करना, तो मुझे लगता है कुछ नहीं तो डेली तो एक केस कर ही सकता है डिसाइड। क्यों? कर सकता है, नहीं कर सकता है? Yes, sir. एक केस तो डेली डिसाइड ही कर सकता है, एक नहीं ज़्यादा कर सकता है। जिस जिले में और जिस गांव में चला जाएगा 10-12 केस तो होंगे ही। तो जिस गांव पहुंच गया उस दिन वो 10 केस निपटा के वापस आए। नो, दिस लोकल इन्वेस्टिगेशन इज नॉट इंक्लूडेड इन द डिफिनेशन ऑफ एविडेंस एंड दिस इज नॉट अ प्रोसेस ऑफ लॉ। ये प्रोसेस ऑफ लॉ के मुताबिक नहीं। इन्होंने कहा कि क्या है, एंड दिस इज अ मैटर एंड कोर्ट कैन कंसीडर दिस फैक्ट। ओके, इन प्रूविंग द फैक्ट कोर्ट कैन कंसीडर, इट्स अ मैटर बिफोर इट। नाउ इसके नीचे एक पैराग्राफ नोट करेंगे, द रिजल्ट ऑफ लोकल इंक्वायरी, द रिजल्ट ऑफ लोकल इंक्वायरी by a presiding judicial officer, the result of local inquiry by presiding judicial officer, हाँ जी, the result of local inquiry by a presiding judicial officer, although it does not come under clause 1(2) of the definition, although it does not come under clause 1(2) of the definition of the word evidence, falls within the meaning of the word, falls within the meaning of the word proved, which comes immediately after the rules regulating the admissibility of evidence, sorry, I'm very sorry, क्या बोला एक बार प्लीज देखिएगा, क्या बोला मैंने? The result of local inquiry by a presiding judicial officer, although it does not come under 1(2) of definition of the word evidence, falls within the meaning of word Proved, which comes proof, which comes immediately after, after the बस immediately after, which comes immediately after, okay? क्योंकि बीच में ही तो पाया जाता है ना ये वर्ड, मैटर बिफोर इट कहाँ पर है? उसी में तो है ना, प्रूव्ड में ही। तो विच कम्स इमीडिएटली आफ्टर, ओके। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि सिविल में लाइबिलिटी दोनों के ऊपर होती है, बर्डन ऑफ प्रूफ। क्रिमिनल में किसके ऊपर होता है, किसके ऊपर होता है? Prosecution, sir. प्रोसिक्यूशन के ऊपर। तो ये आपको जानकारी मिल चुकी है तो इसलिए ज़्यादा इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको ये पता चला ये मैटर बिफोर इट क्या होता है, क्यों मोनिका? Yes, sir. हाँ जी। अब इसके साथ ही दो तीन चीज़ें हैं जिनके बारे में मुझे बात करनी थी।
कि there are certain rules regarding the admissibility of evidence, certain rules regarding the admissibility of the evidence, लेकिन उनकी भी ज़रूरत मुझे नहीं लग रही आपको बताने की अभी। लेकिन एक चीज़ बताने की ज़रूरत है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट रूल है कि किसी फैक्ट को प्रूफ करने के लिए उसका इसेंशियल एलिमेंट प्रूफ करना या इसेंशियल फैक्ट प्रूफ करना बहुत ज़रूरी है। किसी केस में अगर कोई केस प्रूफ करना है तो अगर उसमें कोई इसेंशियल फैक्ट है तो ये प्रूफ करना बहुत ज़रूरी है। जैसे एक एग्जांपल है कि इन केसेस ऑफ होमिसाइड क्या होता है पर्णिका? होमिसाइड क्या होता है? होमिसाइड killing of a human being. देखिए, किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग नहीं है सर, किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग बाय द ह्यूमन बीइंग। By another human. हाँ जी, तो ये पूरी चीज़ आप लोग ध्यान रखना है कि होमिसाइड आपको पता चला कि किलिंग ऑफ वन ह्यूमन बीइंग बाय द अनदर ह्यूमन बीइंग। होमिसाइड मे बी ऑफ लॉफुल और अनलॉफुल, दोनों ही हो सकता है, लेकिन इसमें एक फैक्ट है और अगर वो प्रूफ नहीं हो तो क्या होमिसाइड और अनलॉफुल होमिसाइड और लॉफुल होमिसाइड प्रूफ हो जाएगा क्या? देयर इज वन कॉर्पस डिलिक्टी, देयर इज वन कॉर्पस डिलिक्टी। किसी भी केस में एक कॉर्पस डिलिक्टी जरूर होगा। क्या होगा नेहा? Corpus delicti. Corpus delicti. What is the corpus delicti? A main fact, और जिसको प्रूफ किए बिना until और unless it is not proved, ये फैक्ट तो प्रूफ होना जरूरी है for other facts। जब तक ये नहीं प्रूफ होगा तब तक कुछ प्रूफ नहीं करना है। In case of homicide, death as a fact मस्ट बी प्रूव। क्या प्रूफ होना जरूरी है बताइए? डेथ एज अ फैक्ट। अगर डेथ ही नहीं प्रूव हुई तो आप चिल्लाते रहिए ये कल्पेबल होमिसाइड था, मर्डर था, कल्पेबल होमिसाइड था, मर्डर था, या फिर कुछ और था, चिल्लाते रहिए। अगर यही नहीं प्रूफ हुआ कि डेथ हुई है या नहीं हुई है तो इज देयर एनी रिलेवेंसी ऑफ द फैक्ट दैट ये कल्पेबल होमिसाइड था सर, ये मर्डर था, यही नहीं प्रूफ हो रहा है कि डेथ हुई है नहीं हुई है। क्यों सुरभि? व्हाट इज द फैक्ट? कॉर्पस डिलिक्टी क्या है? डेथ ऑफ अ पर्सन इज अ कॉर्पस डिलिक्टी until और अनलेस दिस फैक्ट इज नॉट प्रूव। नो नीड टू प्रूव एनीथिंग, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? 1000 एविडेंसेस हो कि एक कल्पेबल होमिसाइड का फैक्ट है या फिर ये मर्डर का फैक्ट है, और अगर प्रियंका ये नहीं प्रूफ हुआ कि ये डेथ हुई है कि नहीं हुई है, एग्जिस्टेंस ऑफ अ फैक्ट, कि whether there is a incident and one person has caused the death of person, another person, so this is a corpus delicti, and this is, it must be clear and unequivocal proof of the corpus delicti, means substance of the offense must be proved। जो substantive fact है वो प्रूफ होना जरूरी है। क्या जरूरी है? ये corpus delicti समझ में आया आप लोगों को? क्यों? Yes, sir. बाकी के लोग मैसेज कर सकते हैं। ये सो क्लियर है। नहीं लिखने का मन करता होगा आप लोगों का बिल्कुल भी ना, कि क्या लिखें क्या बोलें, चुपचाप सुन लेते हैं, हमें क्या मतलब। बताइए। अभी 5 ही 7 लोग हुए हैं, जितने लोग जुड़े हुए हैं उनमें से मैं देख रहा हूँ कि ये ज़बरदस्ती करना पड़ता है, मुझको लगता है। अरे सर हो गया, सबने लिख दिया तो हम हो गए।
ऐसा तो है नहीं कि इसमें से कोई मुझे ये नहीं पता है कि किसका नाम क्या है, कौन क्या कर रहा है, कितनी देर बैठा हुआ है, सो गया है। पूछता इसलिए नहीं हूँ ना, क्योंकि अब मैं नहीं पूछता किसी से तुम सो रहे हो, जग रहे हो। हमारे यहाँ कहते थे खेदे सियार पानी नहीं पीते हैं, पता है क्या कहते हैं? हमारे यहाँ क्या, ये बहुत पुरानी कहावत है कि खेदे सियार क्या नहीं पीते हैं? पानी नहीं पीते। नहीं पीते हैं। अब जैसे अब शेर और सियार दो होते हैं, तो सियार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्यों? हाँ, तो ये जो है धक्का देकर के किसी को पढ़ाया नहीं जा सकता है, उसको बड़ा आदमी नहीं बनाया जा सकता, उसको ज्ञानी पुरुष नहीं बनाया जा सकता, इंटेलेक्चुअल नहीं बनाया जा सकता। वो उसका खुद का इनर कंसाइंस कहता है कि मेरे अंदर कोई सुख की अनुभूति होनी है, पढ़ाई लिखाई से या नहीं होनी है, ये उसका खुद का प्रेरोगेटिव है। उसको मैं रोज यही कहूँ कि सो रहे हो तुम, सो रहे हो तुम, सो रहे हो, तो ये गलत है और तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। तुम जिस रास्ते पे चल रहे हो, अगर वो रास्ता गलत है ना, तो तुमको कोई बचा नहीं पाएगा, कितना भी धीरे चल रहे हो। अंततोगत्वा आप एक दिन शून्य में विलीन हो ही जाओगे। शून्य में विलीन होने का मतलब मरना नहीं है, मतलब अंधकार में। ठीक है, कितना भी स्लो चल रहे हो, गलत रास्ते पर कितना भी स्लो चल रहे हो, एक ना एक दिन उसका अंत जो है आपको फिर देखना ही पड़ेगा। आप कहेंगे सर मैं तो 2 घंटे सोता हूँ सिर्फ, सर मैं तो थोड़ी बहुत देर टहलता हूँ अभी, तो कितना भी स्लो आप कर रहे हैं उसको, इट्स अ स्वीट पॉइजन। आप अगर कर रहे हैं तो आप करिए, आपको बार बार कोई नहीं टोक पाएगा, और आपको उंगली पकड़ करके तो बिल्कुल नहीं चल पाएगा कोई। माँ बाप छोड़ देते हैं उंगली, क्यों? माँ बाप उंगली छोड़ देते हैं। मैं तो बहुत दूर हूँ, माँ बाप उंगली छोड़ देते हैं आपकी, पता है, 20, 22, 23 साल, 25 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 28 साल। इसके बाद माँ बाप भी तुमसे कह देंगे, पता है, सॉरी गाइस, एंटरटेनमेंट ख़त्म हुआ, अब अपना खुद का एंटरटेनमेंट खुद करिए। पता है, हमने बहुत दिन आपका एंटरटेनमेंट किया। क्यों? तब आपको लगेगा कि अरे, आपके पैरों के नीचे से तो ज़मीन ही खिसक जाएगी, लगेगा अरे ये क्या हो गया। तो ये जो इसको क्या कहते हैं, अनविलिंगनेस कहते हैं ना पढ़ने की, या नहीं पढ़ने का मतलब नौकरी पाने के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं आप लोगों को, सॉरी, ये वो टीचर नहीं है मैं कि नौकरी पाने के लिए पढ़ रहे हो तुम। अरे तुम्हारे पीछे पीछे नौकरी घूमेगी, अच्छे लोग हैं ही नहीं ज़माने में, पता है। 6 बजे उठ के आप लोग पढ़ रहे हैं, 20 लोग को, खुद ही सोचिए तो क्यों पढ़ रहे हैं? इसीलिए तो पढ़ रहे हैं ना कि हाँ चलो मुझे मेरे मुताबिक कोई ऐसा आदमी है जो पढ़ा रहा है, इसीलिए तो पढ़ रहे हैं ना। क्यों? आपको भी कोई ना कोई पूछेगा, आप उसको 4 बजे कह देंगे तो वो 4 बजे पढ़ेगा बैठ के। तो मेरा कोई एकदम मकसद नहीं है कि तुम लोग जज बन जाओ, मेरा कोई जीवन का उद्देश्य नहीं कि नहीं खाली जज ही बन जाओगे तो मैं तुम्हारी इज्जत करूंगा, या तुमको मैं मानूंगा कि सुरभि जज हो गई, या ये नेहा जज है, या वर्णिका जज है, अनुज जज, एकदम नहीं। मेरे एक भी बच्चा सिलेक्ट ना हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक दिन जब मिलो मुझसे तो तुम मुझे ये बोलो कि सर कॉन्फिडेंट हूँ मैं एकदम, सर लाइफ में जो कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ, फर्क नहीं पड़ता सर मुझे अब जज बनने से। क्यों प्रियंका? क्या कि सर मैं जज नहीं हूँ सर, कोई फर्क नहीं पड़ता सर मेरे ऊपर, जो मैं कर रहा हूँ सर बहुत बेस्ट है सर, और मैं बहुत खुश हूँ सर, मेरे लिए वो मायने रखता है। क्यों? क्योंकि जज कितने लोग बनेंगे? 600 लोग, 700 लोग, इतनी तो वैकेंसी आएगी ना वर्णिका। यस सर। ज़्यादा से ज़्यादा यूपी में आ जाएगी तो 300 वैकेंसी आ जाएगी, तो 300 जज बनेंगे ना, बट 30 आदमी तो तुम मेरे पास ही हो। ऐसे ही हजारों लोग पढ़ा रहे हैं, हजारों लोगों के पास 300, 400 लोग हैं, तो सब थोड़ा बन जाएंगे जज। लेकिन तुम जो तुम्हारे अंदर ये खुद का स्वयं का प्रकाश है, ये प्रकाश तुम्हारे साथ रहेगा, जो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस है, ये तुम्हें जीने के लिए तुम्हें मजबूर करेगा, मरने के लिए नहीं। ये कहेगा कि तुमने पढ़ाई की, इसको किसी को ना किसी को बांट के जाओ ना, कुछ अच्छा करो। वकालत की है तो कल को नेता बन सकते हो, तुम वकील बन सकते हो, कहीं लॉ ऑफिसर, कहीं बैंक में एपीओ, जज, कुछ भी बन सकते हो। और कुछ नहीं अगर बन पाए तो क्या बन सकते हो फिर?
एक अच्छे आदमी तो तुम बन ही सकते हो। अच्छे आदमी का मतलब मेल एंड फीमेल दोनों ही। तो कम से कम लोग तुमसे मिलेंगे तो खुश तो होंगे कि हाँ यार इंटेलेक्चुअल आदमी है, या अच्छा लगा तुमसे मिलके, इतना तो जरूर कहेगा। और अगर आपसे ये कहता है कि अच्छा लगा आपसे मिलके, तो दिस इज योर उपलब्धि, इट्स योर अचीवमेंट, पता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए, रोज रोज ये सब कहना ना पड़े मुझे। नाउ द क्वेश्चन कार्पस डिलिक्टी, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर हम बात करें तो कार्पस डिलिक्टी क्या है कि इन केसेस ऑफ होमिसाइड, मैंने एक एग्जांपल दिया आपको कि अगर ये केस होमिसाइड का है तो डेथ एज अ फैक्ट मस्ट बी प्रूव, दिस इज अ कार्पस डिलिक्टी। और अगर ये प्रूफ नहीं होता है ना, तो दुनिया की कहानी कितनी भी बता डालिए कोई फर्क नहीं पड़ता। नाउ इन द केस ऑफ केटी पलानीस्वामी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, नोट डाउन। इन द केस ऑफ केटी पलानीस्वामी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, AIR 2008 Supreme Court. KT Palaniswamy versus State of Tamil Nadu, AIR 2008 Supreme Court, where the dead body of the deceased was not recovered, and no piece of mortal remains of the deceased was found. When the dead body of the deceased was not recovered and no piece of mortal remains of the deceased was found, and no evidences were brought on record to show, that there was no possibility of recovery of dead body, it having been washed away in the river. Court held that corpus delicti has not been proved. हाँ जी, क्या बताया कि देखिए एक डेथ होती है, उसकी डेथ बॉडी ना तो रिकवर होती है, ना मॉर्टल रिमेन्स रिकवर होते हैं, ना ये पाया जाता है रिकॉर्ड पे कि गंगा में बहाया गया, वाश किया गया, या फिर कोई किसी भी तरीके की डेड बॉडी की रिकवरी का कोई जिक्र ही नहीं किया जाता है। तो कोर्ट कहती है कि जब कॉर्पस डिलिक्टी ही नहीं प्रूफ हुआ है तो क्या किया जाए इसमें, तो नो कॉर्पस डिलिक्टी इज प्रूव्ड। सो दिस फैक्ट इज नॉट प्रूव। क्या नहीं प्रूफ हुआ? फैक्ट प्रूफ नहीं हुआ। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रूफ्ड। एंड इसके साथ ही अब अगर हम नॉट प्रूफ्ड की बात करें तो एक बार प्लीज देखिएगा। हाँ जी, एक बार रिपीट कर देंगे फिर से पूरा? हाँ जी, एक बार प्लीज, कोई भी रिपीट करेगा? एनीवन? किसी ने अगर लिखा है तो रिपीट करेंगे प्लीज, या किसी ने भी नहीं लिखा है? अंकित रिपीट करिएगा प्लीज। सर पूरा मेरा भी थोड़ा सा मिस हो गया है। तो अगर मिस हो गया है तो कैसे पूरा करेंगे इसको अंकित? अगर ये मिस हो गया है, सर हमें लगा कोई अभी मतलब रिपीट होगा तो फिर प्रियंका। यस सर। हाँ जी, रिपीट करिए पूरा स्टेटमेंट। केटी पलानीस्वामी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, AIR 2002। आपने भी नहीं लिखा है? सर मैंने लिखा है बट मेरी लास्ट लाइन, बस एक लाइन मिस हुई है सर, इन द रिवर के पहले वाली, बाकी मैंने लिखा है सर पूरा। अगर आपका लिखा नहीं है, किसी लोगों ने नहीं लिखा है, तो आप लोगों को पूछना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, नहीं लिखा है तो आप लोग कैसे पूरा करेंगे? कैसे पूरा करेंगे? कहाँ मिलेगा आपको ये? क्यों बताइए? आपको लगता है कि ये जो वीडियोस ऑनलाइन हैं ये लाइव कर देता हूँ मैं मूर्ख नहीं हूँ, पता है। किसी भी दिन गुस्सा आएगा ना, प्राइवेट कर दूंगा सारे एक तरफ से।
किसी भी दिन। ये मत सोचो कि मतलब अगर डाउनलोड भी कर लिया है ना तभी वो प्राइवेट होते ही सब बंद हो जाएंगे। और अगर लगता है कि नहीं नहीं मैं ऐसे ही मतलब मजाक कर रहा हूँ बैठ के, 1 घंटा 15 मिनट हो चुका है क्लास का, पता है इरिटेशन हाई लेवल हो जाता है, क्योंकि जब अगर आप नहीं कंसंट्रेट करते तो, और ख़ासकर मतलब 1 and 15 मिनट्स के बाद एकदम मन नहीं करता कुछ भी सुनने का। समझ में अगर नहीं आ रहा तो तुम्हें बताओ। सोनाली प्लीज रिपीट करिए। Yes, sir. In the case of K.T. Palani Swamy versus State of Tamil Nadu, AIR 2008 Supreme Court held that when the dead body of deceased was not recovered and no piece of mortal remains of deceased were found and no evidences were brought on record and it having been washed away in the river, court held that corpus delicti has not been proved. ओके आप लोग कोशिश करिए कि या तो समझ लिया करिए और 2 लाइन में लिख लीजिए। पता है क्या लिख सकते थे आप 2 लाइन में अंकित? क्या लिख सकते थे कि कॉर्पस डिलिक्टी एक फैक्ट है। अगर किसी केस में डेड बॉडी रिकवर नहीं हुई है, केस दर्ज हुआ है कि एक आदमी मरा है, ए नाम का एक आदमी मरा है, नो डेड बॉडी रिकवर्ड, नो मॉर्टल रिमेन्स रिकवर्ड, नो evidences on record is found. Now in this case corpus delicti is not proved. कोर्ट हेल्ड कि भाई ये फैक्ट ही नहीं प्रूफ हो रहा है। जब फैक्ट नहीं प्रूफ हो रहा है तो क्या चार्ज चलाऊं, क्या मुकदमा चलाऊं, क्या करूं? मैं नहीं समझ आ रहा मुझे। नो कन्विक्शन, ऐसे नहीं कन्विक्शन होगा। अच्छा चलिए ठीक है, एक एग्जांपल दे देता हूँ। एक थाने में एक एफआईआर दर्ज हो जाए कि राधेश्याम नाम के आदमी का मर्डर हुआ है 5:15 पे। अरे राधेश्याम नाम का कोई आदमी था भी तुम्हारे थाने में, क्यों अंकित? ऐसे तो किसी के भी नाम से उठा करके और एफआईआर दर्ज कर लेंगे आप, क्यों? आपको तो पावर है ना अननोन एफआईआर दर्ज करने का। प्रियंका यस सर। तो पता चला आपके खिलाफ दर्ज कर लिया मुकदमा आपके थाने में कि वो राधेश्याम मर गए हैं और उनका जो है वो मर्डर चार्ज आपके ऊपर लगाया जा रहा है। तो आप कहेंगे भाई साहब ये राधेश्याम का डेड बॉडी फैक्ट आप लाए, जो ये फैक्ट है कहाँ बताइए? तो जब कॉर्पस डिलिक्टी नहीं प्रूफ हो रहा है तो ये क्या कहानी है तुम्हारी है? तो आप जबरदस्ती फंसा रहे हैं किसी को। ना कोई मरा है ना कोई जिंदा है, कुछ नहीं, बस खाली नाम लिख लिया कागज पर और एफआईआर दर्ज कर ली और आपने कह दिया फोन पर न्यूज़ मिली थी कि मर्डर हो गया, इन्वेस्टिगेशन किया, डेड बॉडी मिली नहीं, एविडेंस मिला नहीं, कुछ मिला नहीं मुझको और बस एफआईआर दर्ज कर ली मैंने। तो दिस इज अ जनरल रूल। क्रिमिनल केस में कॉर्पस डिलिक्टी का प्रूफ होना बहुत जरूरी है। फैक्ट इज वेरी रिलेवेंट, ये फैक्ट बहुत रिलेवेंट है। इज इट क्लियर? Yes, sir. Now the thing is next, that is are not proved. एक बार देखेंगे, this is a just opposition, this is just a opposite of approved. Not proved के बारे में अगर देखेंगे, just opposite to the proved, कि जो चीज़ प्रूफ नहीं हो पाई है that is a not proved। एक बार प्लीज रीड करेंगे। Not proved. A fact is said not to be proved when it is neither proved nor disproved. ओके ओके सॉरी दिस इज अ नॉट प्रूव। डिसप्रूफ की बात करते हैं पहले। हाँ जी। Disproved. A fact is said to be disproved when, after considering the matters before it, the court either believes that it does not exist or non-existence so probable prudent man ought हाँ जी act upon the suppositions that it does not exist. ओके। सो आफ्टर रीडिंग दिस डेफिनेशन आपको पता चला कि इट इज जस्ट अपोजिट वर्ड ऑफ अप्रूव्ड, यही है ना अंकित? यस सर। Yes, sir. एकदम अपोजिट है। बस एक ही चीज है, क्या आप प्रूव में देख रहे थे कि उसका एग्जिस्टेंस Not. प्रोबेबल हो, एग्जिस्टेंस में हो, या मैटर बिफोर इट अगर कोर्ट को लगता है कि इसका एग्जिस्टेंस है या प्रोबेबल है, प्रूडेंट मैन की नज़र में लगता है कि हाँ ये फैक्ट हो सकता है, एस्टैब्लिश है ये फैक्ट, इट्स अ प्रूव। और अगर यही चीज़ अगर when matter is before the court and court considering that matter and acted upon the matter that this fact is not in existence and it is in all probability it cannot be proved, this is a disproof. Is it clear?
कोई डाउट है किसी को? अब तो बता सकते हैं ना, सेम ही वर्ड है वो, सस्पिशन और मैटर बिफोर इट, दोनों जगह। हाँ जी, यस सर। किसी को कोई डाउट है इसमें? यहाँ पर कुछ बताने की जरूरत है क्या मुझे? अगर आपसे पूछा जाए कि प्रूफ क्या है, डिसप्रूफ क्या है, तो अब आप बता सकते हैं ना, 5-10 लाइन में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं प्रियंका? यस सर, देखिए लिख 5 ही सकते 10 लाइन लिखना है आपको, और प्लीज़ इतना मेरी बात मान लीजिए, जितना मैं आपको बता रहा हूँ इतना, अगर आपने जितना 1 घंटे 20 मिनट सुन लिया है ना, अगर आप इसमें से 5 मिनट भी अगर अपने आपने समरी बना करके अपने दिमाग में रख ली तो इट्स इनफ। और इतना ही अगर आपने जा करके 3 मिनट लिख दिया ना कागज़ पे, मेरे 1 घंटे 20 मिनट का सिर्फ 3 मिनट खाली मेरे लेक्चर का लिख देना, समझ लेना कि इस टॉपिक में आपको अगर वो 10 का है तो 6 नंबर 7 नंबर तुम्हें दे देगा। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं ना? अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हेन अ फैक्ट इज सेड टू बी प्रूव, व्हेन अ फैक्ट इज सेड टू बी डिसप्रूव, व्हेन अ फैक्ट इज सेड टू बी नॉट प्रूव, तीनों बताइए ये क्या है? ये प्रूव, डिसप्रूव एंड नॉट प्रूव अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट। तो अगर आपने ये बता दिया, और हाँ दूसरी चीज़ है, प्री में तो आप मास्टर हैं, मास्टर मतलब आप जाएंगे टिक मार के यूं ही चले आएंगे, गलती नहीं होगी आपसे, कतई नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। तो आपने देखा कि ये डिसप्रूव इज जस्ट अपोजिट वर्ड टू द प्रूव। When fact, when the existence is proved or it is so probable, when court considers the matter before it and acted upon कि yes it is not proved, then it should be considered that it is not proved, कि उसको लगता है कि प्रूव नहीं है, ये उसका एग्जिस्टेंस नहीं है, प्रोबेबल नहीं है, तो ये नॉट प्रूव्ड है। ओके, नाउ सॉरी नॉट प्रूव्ड नहीं, डिसप्रूव्ड है। ठीक है, इज इट क्लियर? यस सर। एंड अब बात आती है कि नॉट प्रूव्ड क्या है, कब माना जाएगा कि नॉट प्रूव्ड? तो अगर कॉर्पस डिलिक्टी के बारे में कुछ जानकारी नहीं मिलती तो क्या होगा? ये बताइए, उसके Not proved. एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस की कोई जानकारी नहीं मिल रही है किसी फैक्ट की, तो क्या होगा ये अंकित? तब तो ये नॉट प्रूव्ड होगा ना। अगर यस कॉर्पस, अगर एक डेड बॉडी जो कि आपने नाम लिख दिया और पता चलता है कि वो ना डेड बॉडी मिली, ना डेड बॉडी रिकवर हुई, ना पता चला कुछ उसके बारे में, ना ही एविडेंस रिकवर हुए, कुछ नहीं, तो ना तो ये प्रूफ हुआ और ना ही ये डिसप्रूफ हुआ। हुआ सर। तो क्या हुआ ये? इट इज अ फैक्ट इज Not proved. फैक्ट इज नॉट प्रूव्ड। तो बात आती है द टर्म नॉट प्रूव्ड, लिखो इसको, just write down, the term not proved indicates a state of mind, indicates a state of mind between two state of mind, between two state of mind, proved and disproved. When one is unable to say, when one is unable to say precisely how the matter stands, how the matter stands is not proved. When one is When one is unable to say precisely how the matter stands, how the matter stands, deemed as not proved. चलिए, इट्स ऑल अबाउट द प्रूव, डिसप्रूव एंड नॉट प्रूव। देखिए बहुत मेहनत का काम है, माननीय आप लोग थोड़ा सा समझदारी दिखाइए, मेरी बहुत मतलब हिम्मत का काम है ये। आई एम वेरी सॉरी, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ रही है इस सब्जेक्ट में, तो खास कर क्योंकि इस सब्जेक्ट में शुरुआत और अंत दोनों ही खोज लेना अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। क्या है अंकित? क्या खोज लेना? इस सब्जेक्ट में शुरू करना और ख़त्म करना, दोनों खोज लेना अपने आप में एक मतलब क्वेस्ट फॉर ट्रुथ है। किसमें पढ़ाना क्या है ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और कैसे पढ़ाना है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। लोग हाथ नहीं लगाते हैं इन सब सब्जेक्ट में वैसे तो, और जो पढ़ाते हैं वो तुम लोग जानते हो क्या पढ़ाते हैं, किसी से ये छुपा नहीं है, यस सर। वो सभी को पता है। तो ये जो लोग पढ़ा रहे हैं एविडेंस,
वो जिन लोगों ने पढ़ाया होगा तुमको एविडेंस, शायद उससे कई गुना ज़्यादा हाई लेवल है, ठीक है। और ये हाई लेवल इसलिए है क्योंकि ये इस समय फ्री है। पता है ये क्या है? क्या है ये प्रियंका? फ्री है। ये मेंटली फ्री है, इसलिए इतना रीजनिंग आ जाती है, इतना समझ आ जाता है और आपको पढ़ा ले रहा हूँ। अदरवाइज अगर मैं प्रेशर में पढ़ा रहा होता तो नहीं पढ़ा पाता, क्योंकि फिर मैं आपको वही पढ़ाता जो किताब में आपको मिलता, वही पढ़ाता जो आपको एक नोट्स दाएं बाएं से कहीं मैं अरेंज करता और मैं उसी से पढ़ाता। लेकिन नहीं, मुझे इसमें देखना नहीं पड़ता है, बिल्कुल नहीं देखना पड़ता है। लेकिन ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आदि और अंत दोनों ही थोड़ा सा टफ है, और ये जजमेंट बेस्ड है। तो आप लोग फोकस करिए कि कोशिश रहे कि आपको समझ में आए एक एक वर्ड। करिश्मा क्लासेस लेते रहो, बस इतना ही उम्मीद है तुमसे मुझे। अगर पंचुअल रहोगे तो बहुत अच्छी चीज़ है। मुझे एक ही उम्मीद तुमसे है कि पंचुअलिटी तुम्हारी मुझे अभी शो नहीं हो रही है बाकी क्लासेस में, पीछे आईपीसी में या जहाँ भी चल रहा था। तो इस चीज़ को पंचुअलिटी, और जिन लोगों के पास लेक्चर्स हैं उनको कंप्लीट करने की कोशिश करिए और जहाँ तक हो पाए। तो ये सब्जेक्ट है। इसके बाद कौन सा वर्ड है अभी एक जो डिस्कस करना है? प्रिज्यूम, शायद प्रिजम्पशन डिस्कस करना है। क्यों? यस सर। मे प्रिज्यूम, सेल प्रिज्यूम एंड कंक्लूसिव प्रूफ। तो आप समझ लिए कि जिस समय हमने इंटरप्रिटेशन क्लॉज खत्म कर ली ना, उसके बाद शायद फिर बहुत ज़्यादा आपको डिफ़िकल्टीज नहीं आएंगी। क्यों नेहा? अगर आपने इंटरप्रिटेशन क्लॉज अच्छे से कर ली तो फिर आपको अंदर जो डिस्कशन चलेगा ना, वो एक एक वर्ड आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा क्यों, ऐसा क्यों, इसका मतलब ये क्यों कह रहा है। तो ये तुम्हें वहाँ समझ में आएगा। अधिकतर लोगों को इंटरप्रिटेशन क्लॉज में बहुत दिक्कत आती है। वो अंदर पढ़ते हैं कि वो क्या बोलते हैं, हाँ सेम एज आईपीसी। आईपीसी क्या हो तो सीआरपीसी और सीपीसी सारा ही, क्योंकि आपको समझ में तो तभी आया ना जब आपने वर्ड्स, आपको वोकैब बताई गई। क्यों? एग्जैक्ट मीनिंग पता चला आपको क्या होता है इसका, तभी तो पता चला ना तुम्हें। इजी तुम्हारे लिए कैसे हुआ? जब तुम्हारे लिए एक सीढ़ी तैयार की गई और सीढ़ी पर से आपको कहा गया कि एक एक करके आप ऊपर चलिए। ठीक है, अब आपको मालूम है सीधे रेस जुडिकाटा, सीधे रेस सब्जुडिकाटा। अगर मैं अभी आपको पढ़ाना शुरू कर देता कि भाई ये जो सेक्शन 6 क्या है, 7 क्या है, 8 क्या है, आपको समझ आता क्या प्रियंका? आता क्या? नहीं आता? नहीं सर। नहीं आता, मुझे पता है, बिल्कुल नहीं आता। लेकिन अब जब आप रेस जेस्टे पढ़ेंगे ना तो आप देखो आंसर लिख देंगे 5 मिनट कम से कम रेस जेस्टे के ऊपर। जब आप जाएंगे रेस जेस्टे पे तो आपको लगेगा ओहो ये क्या है, ये तो बहुत सरल है, क्योंकि आपको पता है फैक्ट, आपको पता है कि ये रिलेवेंट क्या है, आपको पता है रिलेवेंट फैक्ट क्या है, आपको पता है कि एविडेंस क्या है, आपको पता है प्रूव्ड कब होगा, डिसप्रूव कब होगा, नॉट प्रूव कब होगा। क्यों? सारी चीजें आपको क्लियर हो रही है ना। इसके साथ ही प्रिजम्पशन, आप जाएंगे तो प्रिजम्पशन आपको ऐसा लगेगा यार ये तो इतना सरल है, ये इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो इसलिए आप लोग कंटिन्यू रहिए अच्छे से और क्लासेस करिए कंप्लीट। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। लेट्स मीट एट 6 PM। और हाँ 6 PM पे तो तभी मिलेंगे। पहले आप लोगों के पता नहीं कितने लोगों ने अभी इनरोल किया, देखता हूँ मैं। कॉन्ट्रैक्ट आपका जो है वो शाम को स्टार्ट करने का प्लान है। हाँ जी, कोशिश करना है कि आप लोगों का स्टार्ट तो तब करेंगे जब इनरोलमेंट हो जाएगा मिनिमम, कम से कम जितना रिक्वायरमेंट है, कम से कम 25, मिनिमम 25 से 30 तक। ठीक है, उसके बाद ही स्टार्ट होगा। तो देखते हैं पहले। ओके, सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। एंड किसी तरीके की कोई दिक्कत अगर किसी को है तो आप लोग बता सकते हैं। आपके पास 5 मिनट्स हैं। आई एम क्लोजिंग द वीडियो।